और आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास में जुडिशियल सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। जुडिशियल सिस्टम मीन्स न्यायिक व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। हमारे देश में जब भी अन्याय किसी के साथ होगा तो उसे न्याय पाने का पूरा हक है, और उसे न्याय कहाँ मिलेगा? कोर्ट में जाकर। तो कोर्ट की भूमिका, कोर्ट की पावर काफी इंपॉर्टेंट होगी। बिना हमारे देश में कोर्ट कचहरी से सबको डर लगता है कि कोर्ट में जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो काफी ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन है कोर्ट के बारे में, जिस कारण से कई बार लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल और कोर्ट के लायक कभी कोई उन्हें ना बनाए, माने इनसे जितना दूर रहे उतना बेहतर है। जिस कारण से कई बार वकील लोगों के इस मिस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हैं और वकालत झाड़ते हैं या फिर वकालत का रोब दिखाते हैं। तो हमें कुछ हद तक जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारी जुडिशरी कैसी है, हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी है, क्या होता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट क्यों बनाए गए हैं, और कुछ एक बातें इस बारे में। हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें कोई यहाँ पर वकील नहीं बनना है, तो उतनी ही बातें करूंगा जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी जो क्लासेस होती हैं बड़े एग्जाम के लिए, तो वहां पे हम ये जुडिशरी वाले चैप्टर को लगभग 7-8 दिन देते हैं। पर चूंकि एग्जाम छोटा है, इसलिए मैं आज 1 घंटे में इसको निपटा के फारिग हो जाऊंगा। नाउ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, लेट्स बिगिन द क्लास। तो हमारे देश में न्याय को पाने के लिए हम एक सिस्टम या एक व्यवस्था की ओर अपनी नजर डालते हैं, और वह है जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन एस्पिरेंट। तो कुछ बातें यहाँ मैंने लिखी इंग्लिश में, उनको मैं समझाऊंगा, और साथ साथ में कुछ आपके मैं अलग से नोट्स बनवाऊंगा। तो आपने वो सारी ही बातें लिखनी है, जैसे मैं कहता जाऊंगा लिखते जाना आपने। देखिए, इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो ये मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में रखा है ताकि दोनों माध्यम के जो बच्चे हैं उन दोनों को समझ आए। एक बार आपको समझ आ जाए, फिर आप अपनी नोटबुक से भी काफी बात, सॉरी, अपनी बुक से भी आप काफी बातें समझ पाएंगे। The Constitution of India provides for a single integrated judicial system with the Supreme Court at the apex, High Court at the middle and District Court at the local level. इसके बोलने का अर्थ क्या है यहाँ पे? यदि हिंदी वाले माध्यम है, आपका हिंदी माध्यम है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? हमारे देश का जो संविधान है ना, वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की बात करता है। सिंगल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड कीजिए। जो इस शब्द है सिंगल और इंटीग्रेटेड, इसका मतलब क्या है? माने हमारे देश का जो न्यायिक व्यवस्था है, उसका जो फैसला है वह पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। सिंगल जुडिशियल सिस्टम और इंटीग्रेटेड भी। आइए बात को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। पहले ये लाइन को समझे कि एपेक्स में टॉप पे, एपेक्स मींस टॉप, तो सबसे टॉप पे हमारा है सर्वोच्च न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट। फिर उच्चतम न्यायालय मींस हाई कोर्ट आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय आते हैं। यूं देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया के लेवल पे है, वो एक ही है। हाई कोर्ट जो है वो राज्यों के होंगे, राज्यों के डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, स्टेट्स के होंगे, तो हर एक स्टेट का एक अलग हाई कोर्ट होगा। बट कई बार कुछ केसेस में 2-3 स्टेट्स के एक हाई कोर्ट भी है, इस तरह से। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक जिला का कोर्ट होता है, जिला का। अब बात यहाँ इंटीग्रेटेड की आती है कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर, जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूं। चंबा के कोर्ट में कोई फैसला आता है, मेरे लिए कोई फैसला चंबा की कोर्ट से आता है, तो क्या ये फैसला चंबा के कोर्ट का चंबा की बाउंड्री तक ही सीमित होगा? चंबा से कांगड़ा निकलने पर क्या वो फैसला मान्य नहीं होगा? नहीं। हमारे बारे में ये दिया गया फैसला इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरे देश में लागू होगा। जैसे वैसे ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो डिसीजन है
क्या वो सिर्फ हिमाचल में ही लागू होगा या पूरे देश में लागू होगा? पूरे देश में लागू होगा, राइट? अंडरस्टैंड कीजिए। तो सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग कोर्ट क्यों है फिर, और स्टेट लेवल पे अलग कोर्ट क्यों है, और देश पे अलग, देश के लेवल पे अलग कोर्ट क्यों है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा क्यों है? इसका अर्थ ये है कि अगर मैं चंबा का वासी हूं और मेरे लिए सबसे नजदीकी कोर्ट कौन सा है? मेरे लिए सबसे नजदीकी कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय सबसे नजदीक है। चंबा में मेरे खिलाफ कुछ होता है, जुल्म होता है, मुझ पे अत्याचार होता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो सबसे नजदीक है। अगर मुझे वहां मेरे पक्ष में फैसला ना आए, यदि मुझे वहां मेरे पक्ष में फैसला ना मिले, मुझे वो जिम्मेवार ठहरा दें कोर्ट के अंदर और फैसला है कि मुझे सजा होती है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कहाँ अपील करूंगा? अब इसका फैसला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, इससे बड़ी कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मैंने, मेरे पास रास्ता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जैसे जज ने फैसला सुनाया ना, जज सुनाते हैं मुझे फैसला कि आपको इस जुर्म के अंदर 2 साल की सजा सुनाई जाती है, तो मैं जज साहब को बोलूंगा कि जज साहब, मैं आपके इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं बोलूंगा तो तुरंत मुझे वो बेल दे देते हैं। बेल माने टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम दी जेल, ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया कि आपको 2 साल की सजा दी जाती है तो तुरंत मुझे पुलिस वाले जेल में ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे पास अधिकार है उससे बड़े कोर्ट में अपील करने का। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये जो फैसला है, तुरंत जैसे आएगा मेरा वकील बोलेगा कि श्रीमान, मिलॉर्ड, मैं आपके इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहूंगा, तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मुझे बेल देंगे। टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम जेल बोलते हैं इसको, इस तरह से माने कि आपको जेल नहीं भेज रहे हैं, आप क्योंकि हाई कोर्ट में जाना चाह रहे हैं अपील करने के लिए, इसलिए आपको फ्री कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब आपने आगे चैलेंज करना है डिसीजन को तो करिए आप वहां पे। अब मानो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाके भी मेरे खिलाफ फैसला आता है, द डिसीजन इज कमिंग अगेंस्ट मी, मुझे वहां भी अगेन 2 साल की सजा सुनाई जाती है, तो क्या मैं तुरंत जेल पहुंच जाऊंगा? अभी भी नहीं, क्योंकि मैं उससे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। यदि मैं अपील नहीं करता हूं तो मुझे जेल का रास्ता जो है वो अख्तियार करना पड़ेगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। पर मैं अगर चैलेंज करता हूं तो फिर मुझे वो बेल दे देंगे, जमानत दे देंगे। अब जैसे ही मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, उससे बड़ी अदालत है, हाई कोर्ट से बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की है, और सुप्रीम कोर्ट जब मैं पहुंचा तो अगर मान लो वहां पे भी मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया, मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, जो उन्होंने निर्णय दिया था वो सही था, आपको 2 साल की सजा सुनाई जाती है, तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अब जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे लास्ट कोर्ट है, सबसे टॉप कोर्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि राष्ट्रपति, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप कहां जाते हैं? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी आपके खिलाफ फैसला है तो आप कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद कोई और कोर्ट नहीं है। मगर हां, राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनके पास पावर है हमारी सजा माफ करने की। सवाल फिर ये है कि ये हमारी सजा माफ क्यों करना चाहेंगे? कोई तर्क होगा ना, कोई तर्क संगत बात होगी तो सजा माफ करवा सकते हैं, अदरवाइज मान के चलिए कि अब अदालत के जरिए आपको रिलीफ मिलने वाली नहीं है, दैट्स इट। ये होता है ये है इसका मतलब कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो सिंगल माने एक अदालत अर्थात चंबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला पूरे देश में मान्य होगा, इनकी चंबा की सीमाओं में मान्य, चंबा से कांगड़ा गए तो अब उसका फैसला मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक फैसला, पर हाँ उससे बड़ी अदालत है तो वहां आप उसका फैसला चैलेंज कर सकते हो। और आप कांगड़ा के हैं तो कांगड़ा के लोग सबसे पहले कांगड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां जाएंगे, वहां उनको राहत ना मिले तो उससे बड़े कोर्ट हाई कोर्ट शिमला में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला में है, वहां भी उनको राहत ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली का रास्ता करेंगे, और वहां ना मिले तो फिर कहानी खत्म है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियल सिस्टम। हमारे देश का जो
न्यायपालिका है कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, मीन्स दैट इज इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र मीन्स इंडिपेंडेंट मीन्स कि सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर सरकार का जजेस पे कंट्रोल हो तो सरकार के ही पक्ष में कोर्ट फैसले सुनाएंगे। तो एक आम आदमी फिर किस उम्मीद को लेकर जाए जब जुडिशरी या न्यायालय भी सरकार के हाथों कंट्रोल्ड हो। इसलिए हमारे देश के न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है, माने सरकार का उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। इस बात को प्लीज अंडरस्टैंड करें। अर्थात एक जज जो होता है उसकी नियुक्ति, उसकी प्रमोशन, उसकी ट्रांसफर तीनों सरकार के हाथ में नहीं है। जुडिशरी में एक कोलिजियम सिस्टम होता है, इसे आप पढ़ेंगे लास्ट में, COLLEGIUM। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जितना हो सके मेरी कही बातों को आप नोट करते जाएं, एक एक बात को नोट करते जाएं। तो जो कोलिजियम सिस्टम है, ये कोलिजियम सिस्टम सीनियर जजेस का सिस्टम होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं उनका एक ग्रुप है, उसे बोलते हैं कोलिजियम। कोलिजियम सिस्टम, ये लिख मैंने कोलिजियम सिस्टम, ठीक है जी, कोलिजियम सिस्टम होता है। तो जो कोलिजियम सिस्टम है यही डिसाइड करता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस जज को रखना है, किसकी ट्रांसफर करनी है, किसको प्रमोशन देनी है, हाई कोर्ट में कौन से जज प्रमोट करने हैं, किनको ट्रांसफर करना है, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कौन से जज सुप्रीम कोर्ट में नए बनाए जाएंगे, किनको ट्रांसफर किया जाएगा या कुछ भी है प्रमोट किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो जजेस की या जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर या प्रमोशन पर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। तो जब न्यायालय को सरकार से कुछ चाहिए नहीं, कोई फायदा नहीं चाहिए, तो सरकार के आगे क्यों झुकेंगे। बहुत बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी भी सरकार के आगे पीछे घूमते हैं। कारण क्या है कि उन अधिकारियों की ट्रांसफर सरकार के हाथ में, उन अधिकारियों की प्रमोशन सरकार के हाथ में, उन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के हाथ में। राइट, अगर एज ऑफिसर आपको मन चाहिए पोस्टिंग चाहिए, सपोज कोई डीसी है और उसे कहा उसकी, जैसे आप एज अ डीसी हो, डीसी बने आप, और आपको कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश के आप किस डिस्ट्रिक्ट में सर्विस देना चाहते हैं, मनचाहा स्टेशन आपके लिए क्या है, तो मेरे ख्याल से आप चुनेंगे कांगड़ा या फिर शिमला। रीजन क्या है, कांगड़ा और शिमला बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वहाँ है, राइट। और पावर तो है ये, जब आपके डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटीज होंगी, आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, होटल ये सारे होंगे, तो आपकी तूती बोलेगी ना वहाँ पे, राइट। तो कांगड़ा और हमीरपुर भी, इवन हमीरपुर भी अच्छा अच्छा वो है, एनआईटीज एंड इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे हैं, बिलासपुर भी ठीक ठाक है, पर शिमला एंड कांगड़ा ये दो हैं जो पावरफुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो एज एसपी, एज डीसी, आप उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी एसपी बनना चाहेंगे। आप चंबा के डीसी क्यों बनना चाहेंगे, चंबा में ऐसी इंडस्ट्री कहाँ है, चंबा में ऐसा कोई होटल इतना कुछ खा, डलहौजी है बट उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप लाहौल स्पीति के डीसी क्यों बनना चाहेंगे, आप किन्नौर के डीसी क्यों बनना चाहेंगे, आप कुल्लू के डीसी क्यों बनना चाहेंगे, है ही नहीं कुछ वहां पे इतना। और अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना भी होगा तो वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। दैट इज वाई ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस, ये सरकार के पीछे क्यों घूमते हैं, ताकि इनको इनका मन चाहा स्टेशन मिल सके। यदि कोई डीसी जो है बहुत तूता तड़ा करेगा या फिर बहुत हवा दिखाएगा, बहुत गर्मी दिखाएगा, तो उसे कांगड़ा के डीसी से ट्रांसफर करके उसको लाहौल स्पीति का डीसी बना देंगे। लाहौल स्पीति जहाँ पे बर्फ ही बर्फ, पत्थर ही पत्थर है, जहाँ कुल पॉपुलेशन ही 35,000 के आसपास है, वहां बिठा देंगे। तो वो नहीं चाहते कि उनको उस जगह पोस्ट किया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफर और पोस्टिंग।
यदि गवर्नमेंट के हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी है तो मीन्स आपकी गर्दन उनके हाथ में है, सरकार के। तो सरकार की हाँ में हाँ, ना में ना करनी पड़ेगी। मगर जुडिशरी में ऐसा नहीं है। जुडिशरी में ना ट्रांसफर है, ना पोस्टिंग है, ना प्रमोशन है, कोई भी सरकार के हाथ में नहीं है। इसीलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारे देश के लोगों को न्यायालय पे भरोसा है, क्योंकि वो निष्पक्ष है, गवर्नमेंट से अलग है, वो इंडिपेंडेंट है। और कई बार तो गवर्नमेंट को लताड़ मिलती है कोर्ट के जरिए, कोर्ट के द्वारा कई बार गवर्नमेंट को लताड़ पड़ती है, गवर्नमेंट को डांट पड़ती है। इट मीन्स कोर्ट का रुतबा अलग है। हमारे देश की सरकारें कई बार जब उल्टी चाल चलती हैं, हमारे देश की सरकारें कई बार जब टेढ़ी चाल चलती हैं, तो उनकी चाल को सीधा करने के लिए कोर्ट से फटकार भी मिलती है। कई बार सरकार नाजायज तरीके से लोगों की जमीन हड़प लेती है। मान लो रेलवे ट्रैक बनने जा रहा था, रेलवे की पटरी बिछ रही, कहीं पे इंडस्ट्री लग रही है, तो सरकार कई बार अड़धंग तरीके से जो है वो लोगों की जमीनें खाली करवाती है और वहां पे काम चालू करवाती है। वो लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से सरकार को फटकार लगती है और सरकार लाइन पे आती है। तो सरकार को लाइन पे लाने के लिए एक जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जो है हमारे देश में। एंड फाइनली ये जो इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशियल सिस्टम है, ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ये पावरफुल इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात, जुडिशरी ऑफ इन इंडिया एक्ट्स एज गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। देखिए संविधान का रक्षक कौन है? गार्जियन मीन्स रक्षक। संविधान की सुरक्षा कौन करेगा? कोर्ट। और लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी भी सुरक्षा कौन करेगा? ये भी कोर्ट, जुडिशरी। तो हमारे देश की जुडिशरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो संविधान की सुरक्षा करे और साथ साथ में जो है वो लोगों के मौलिक अधिकार की भी जो है वो सुरक्षा करे। डन? ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट। ये स्लाइड मूव क्यों नहीं कर रही है? लेट मी चेक। ठीक है। सो लेट मी चेक दिस। देखिए टाइप्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया। भारत में कितने तरह के कोर्ट होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं कोर्ट। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ये वाला दिल्ली में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके कांगड़ा में हो सकते हैं, आपके हमीरपुर में हो सकते हैं, चंबा में हो सकते हैं। और हाई कोर्ट, जैसे हमारा हाई कोर्ट जो है वो शिमला में है। ठीक है जी। तो 3 तरह के कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 पे हाई कोर्ट और नंबर 3 पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आप कहाँ चैलेंज कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर। हाई कोर्ट का निर्णय आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आखिरी होगा, डिसीजन फाइनल होगा। अब देखिए हायरार्की क्या है। हायरार्की का मतलब ये होता है कि टॉप पे कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो हमारे देश में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ये लिस्ट आप तैयार कर लो। उससे नीचे आता है हाई कोर्ट। उससे नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। फिर एक होता है सब ऑर्डिनेट जज, क्लास 1, ये उसके नीचे आता है। जो होते हैं सब ऑर्डिनेट जज क्लास 2, ये उसके नीचे आते हैं।
फिर कोर्ट ऑफ स्मॉल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कुछ कुछ कोर्ट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन में जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ छोटे मोटे कोर्ट बनाए जाते हैं, मुंसिफ कोर्ट हो गए, राइट, ये क्लास 3 वाले होते हैं। तो फिलहाल आपको इसमें नहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, नंबर 2 पे हाई कोर्ट है, नंबर 3 पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह, ये नंबर 3 पे आते हैं। बाकी आप डिटेलिंग में मत जाइए, आपके काम की चीजें नहीं है वो। तो अब आइए एक काम करते हैं, फंक्शन पढ़ लेते हैं, जुडिशरी के फंक्शन क्या है। तो एस्पिरेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। माने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी अदालत के लिए मान्य होगा। याद रखिएगा, लिखिए इसको हिंदी में कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी अदालतों पर लागू होगा। माने हाई कोर्ट पे भी लागू होगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी लागू होएगा। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जो जज है उनकी ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी बदली कर सकते हैं यहां से वहां। अगला है कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। माने किसी भी कोर्ट से फैसला अपने कोर्ट में ला सकते हैं। मान लो कहीं सपोज हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में कोई मामला चला हुआ है, उसे वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी कोर्ट के अंदर, इनके पास पावर है। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। मान लो कोई हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में कोई केस चला हुआ है, उसे वो यहां से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये उनकी पावर है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है वो फैसला या कोई जो मामला है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। हाई कोर्ट की बात की जाए, कैन हेयर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट मीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई भी अपील को हाई कोर्ट में किया जाएगा तो हाई कोर्ट में वो उनकी अपील सुनेंगे। कैन इशू रिट्स टू रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स। देखिए रिट तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, रिट्स। हम रिट की बात करेंगे बाद में जाकर, मगर या डिस्कस हमने कर रखा है रिट को, आप जाइए पीछे वीडियो देखिए, रिट में हमने काफी बातें कर रखी हैं। तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट होते हैं ऑर्डर, एक तरह से कोर्ट के ऑर्डर। कैन डील विद द केसेस विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। माने एक राज्य की ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो जो भी मामले आते हैं ये उससे सुन सकता है। एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट। माने उसके नीचे जो भी हाई कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट होंगे उनके ऊपर कंट्रोल अपना ये दिखा सकता है। नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, डील विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। माने किसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी केसेस होंगे उनको वहां सुना जाएगा। कंसीडर्स अपील ऑन डिसीजन मेड बाय लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट से जो नीचे वाले लोअर कोर्ट होते हैं उनसे जो निर्णय आएगा उसे वो वहां पे चैलेंज कर सकते हैं। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। माने जो जैसे मर्डर हो गया या फिरौती मांगना हो गया, बलात्कार हो गया, ऐसे केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाएंगे। फिर नीचे आता है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये फिर नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं, निचली अदालतें होती हैं, मुंसिफ वगैरह, सारा ये आपको जानना नहीं, छोड़िए इसे। तो ये चीजें हैं। अब आइए कुछ बातें आपको मैं एक्स्ट्रा से लिखवाता हूँ हाई कोर्ट के बारे में, लिखते जाइएगा हाई कोर्ट के बारे में। तो सम की पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में पहला बिंदु ये है कि जो अनुच्छेद 214 है वो कहता है किसके बारे में, कि हमारे देश में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। सॉरी, हमारे राज्य में जो स्टेट्स हैं उन राज्यों में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। अब वो कहता है जरूरी नहीं कि सब राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है कई बार कि 2-3 राज्यों के लिए, जो छोटे राज्य हैं उनके लिए एक ही हाई कोर्ट हो, राइट, मगर हाई कोर्ट होना चाहिए किसी राज्य के पास। नाउ नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, तो ये है कि अगर कोई हाई कोर्ट का दिया फैसला नहीं मानता है,
कोई हाई कोर्ट का दिया फैसला नहीं मानता है, मान लीजिए कोई कहता है कि मैं नहीं मानूंगा जो उन्होंने फैसला दिया है, तो उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अंग्रेजी में उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, माने अदालत की अवहेलना। अदालत की अवहेलना। तो अदालत की अवहेलना करने की कोई राइट किसी के पास नहीं है। अगर किया अवहेलना, माने आप उनके निर्णय को मानने से इनकार करते हैं या जजेस पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनकी इमेज को खराब करते हैं, उनकी इमेज खराब करते हैं, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मींस अदालत की अवहेलना का इल्जाम लगता है आप पर और आपको सजा दी जा सकती है, आपको सजा मिल सकती है इसके लिए। ठीक है जी। नाउ न्यायाधीशों के लिए, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी योग्यताएं क्या होंगी? आइए उनकी योग्यता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होंगी। तो पहली योग्यता होगी कि वो भारत के नागरिक हो। देखिएगा, अगर यदि वो भारत के नागरिक हैं तो ही वो भारत में जज की पोस्ट पर बैठ सकते हैं, हाई कोर्ट के जज की पोस्ट पर बैठ सकते हैं। दूसरा क्या है, कम से कम 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक वो न्यायाधीश के पद पे रह चुका हो। कम से कम 10 वर्षों तक वह व्यक्ति जो है वो न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। जैसे मान लो अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको 10 साल लगाने पड़ेंगे, कम से कम 10 साल। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत कितनी है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर क्या है, उसके बेसिस पे आपको फिर जो है हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, आपकी प्रमोशन कर सकते हैं। तीसरे में बात करें, और मान लो जज नहीं रहा हो तो क्या वकील भी बन सकते हैं? जज बन सकते हैं। कोई वकील जो हाई कोर्ट में 10 साल से वकालत कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो लॉ को, तो कोई अगर वकील है हाई कोर्ट का जो 10 साल से हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है 10 साल से हाई कोर्ट में, तो वो भी बनाया जा सकता है जज हाई कोर्ट का। तो आपने जाना कि योग्यताएं क्या होती हैं। एक, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 10 वर्षों तक वो न्यायाधीश हो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर वो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक वकालत उसने प्रैक्टिस की हो, मैंने वो एज अ वकील काम कर रहा हो 10 साल से, 10 साल का एक्सपीरियंस उसको चाहिए है। राइट। अगली बात है कि जो ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति किसने करनी है? इन्हें नियुक्त कौन करेगा? ठीक है जी। तो एक बात जान जाइए कि इनकी जहां तक बात है कि सिलेक्शन का, कि कौन करेगा सिलेक्शन, तो सिलेक्शन करता है कोलिजियम सिस्टम। आपको पढ़ा है स्टार्टिंग में कि सिलेक्शन करेगा इनका कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम ये इनकी सिलेक्शन करवाएगा, अर्थात ये लेंगे डिसीजन कि किसे बनाना है जज और किसे नहीं। पर एक बार नाम आगे दे दिया तो जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे। एक निष्पक्ष आदमी राष्ट्रपति नियुक्ति देंगे उसे जज के रूप में। तो हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मगर उनके नाम भी किस, सिलेक्शन कौन करेगा उनकी? देखो एक होता है ना, जैसे कि आप क्लास में टॉप किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तो आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कैसे बने कि आपके टीचर्स ने आपके पेपर चेक किए और पेपर चेक करने के बाद एक फैसला लिया कि अच्छा ये बच्चा जो है टॉपर है। तो फिर जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, उन्होंने आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिए आपको टॉप होने के, या सेकंड में आने के, या थर्ड में आने के। तो बोलने का अर्थ साफ है कि ठीक उस तरीके से ही
कोलिजियम सिस्टम जो है वो उनके नाम का निर्णय लेगा कि किस व्यक्ति को बनाना है जज, तो उसका नाम फिर आगे दे दिया जाएगा। बस शपथ समारोह के अंदर शपथ दिलवाएंगे उनको या उनकी नियुक्ति करवाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है जी। अब वेतन और भत्ते जो होते हैं वो समय समय के साथ चेंज होते रहते हैं। जो वेतन है और भत्ते हैं समय समय पर चेंज होते रहते हैं महंगाई के साथ साथ में। तो फिलहाल कोई ऐसी फिक्स नहीं है फिलहाल बात इसमें। नेक्स्ट है कार्यकाल। हाईकोर्ट के जज का कार्यकाल कितने साल का होता है, कार्यकाल पढ़ लेते हैं। राइट। ये 62 साल का। तो जो हाईकोर्ट के जज होते हैं वो 62 साल तक जज रह सकते हैं, माने उनकी लास्ट एज है 62 साल। 62 साल समाप्त होने पर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। 62 साल समाप्त होने पर वो रिटायर हो जाएंगे। राइट। नाउ अब हम इसमें कुछ और बातें करेंगे हाई कोर्ट के ही ऊपर। पहले हम हाई कोर्ट को निपटाएंगे, तो हाई कोर्ट के ऊपर कुछ और बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। ये क्या है कि सबसे पहले देखा जाए तो मुंबई का हाई कोर्ट जो है मॉडर्न टाइम्स में बना, आप ऐसा कह सकते हैं। राइट। तो मुंबई का 1862 में ये कोर्ट बनाया गया और इस बारे में कुछ खास बातें तो नहीं नजर आती, बट चलो लिख लेते हैं। जैसे मुंबई का या बम्बई हाई कोर्ट जो है वो 1862 में बना। ये हाई कोर्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। और रिसेंटली जो कोर्ट बना है वो तेलंगाना का है। तेलंगाना एक नया राज्य है जिसे 2014 में बनाया गया था, तेलंगाना नए राज्य को। उसका हाई कोर्ट 2019 में बनाया गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखा जाए, जो सबसे पहले पहल आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट बना था वो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के थे। 3 कोर्ट बनाए गए थे, मगर बम्बई का आप कोर्ट नंबर 1 कह सकते हैं और तेलंगाना का रिसेंटली 2019 में बनाया गया कोर्ट है, तेलंगाना कोर्ट। नाउ अब कुछ नोट हम यहां से डाल सकते हैं इनके बारे में। नोट में लिखिए आप। तो नोट में जो बात है हमें लिखने के लिए वो ये है कि अनुच्छेद 220 क्या कहता है। अनुच्छेद 220, भाई अनुच्छेद 220 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 220 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे, राइट, वो सेवानिवृत्ति माने रिटायरमेंट के बाद न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में। माने जज रिटायर होने के बाद कहीं वकील न बन जाए, ये अलाउ नहीं है। राइट करना। प्लस इसके साथ साथ में जो जज होते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो कोई भी सरकारी पद जो है नहीं लेते, कोई भी सरकारी पद जो है स्वीकार नहीं करते हैं। अब उसमें काफी कंफ्यूजन है। कई बार जज को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है, तो फिर लोग कहते हैं अच्छा राज्यपाल तो एक संवैधानिक पद होता है, सरकारी ना बोलें कि भी सरकार के अंडर है। तो बड़ा डिबेट है इस बात पे।
पर ऐसा कहा जाता है कि जो जज होते हैं उनको अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सरकारी कोई पद नहीं लेना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। जैसे मान लो मैं जज हूँ कहीं पे, ये मेरा नाम है, एंड मैं कहीं पे जज हूँ, मान लो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हूँ। अब जैसे मेरी रिटायरमेंट हुई तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे कोई ओहदा दे दिया, कहीं पे ओहदा कोई दे दिया किसी भी काम के लिए। तो ये क्यों दिया मुझे? शायद मैंने जज रहते हुए उनके पक्ष में कुछ फैसले सुनाए होंगे। एक डाउट बनता है कि क्यों मुझे सरकार मुझ पे मेहरबान हो रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जज हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करना है, ताकि लोगों में उनकी निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है जी, ये बात यहाँ से है जानने के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। कभी जब आप दिल्ली जाएंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। और कभी अखबारों में, कभी न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो है वो ऐसी पिक्चर आपको दिखती होगी। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ पावर्स होती हैं ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। ज्यूरिडिक्शंस क्या होती हैं हाई कोर्ट की, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। राइट, ये बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती हैं। राइट, और चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से। हमारे देश की जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है क्योंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति करते हैं। हाई क्वालिफिकेशन है, माने जज बनने के लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। जज को रिमूव करना है उसके पद से तो उसके लिए महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग, जज को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाते हैं। और महाभियोग मीन्स इम्पीचमेंट। इनकी सैलरी बहुत बढ़िया है, पेंशन भी है, और बहुत सारे इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए इन्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी इनको बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, एडिक्वेट पावर है, मीन्स बहुत अधिक शक्तियां हैं, और फंक्शनल ऑटोनॉमी है, मैंने अपने रूल्स हैं इनके, तो कोई सरकार इनमें खलल नहीं डाल सकती है। एक बातें, मुख्य बातें यहां से जो आपको जाननी चाहिए थी। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मैंने हमारे देश में जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा है हमारे देश में संविधान, उससे ऊपर कोई नहीं है। हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ इंटरप्रेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर मीन्स, इंटरप्रेट करना मीन्स बताना एक तरह से कि संविधान में क्या लिखा है। संविधान में मान लो कोई बात लिखी गई, कोई लाइन लिखी गई है, उस लाइन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। इट इज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। माने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना या रक्षा करने का जो जिम्मा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। फॉर परफॉर्मिंग दिस रोल इट एक्सरसाइजेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जैसे मान लो सरकार ने कोई ऑर्डर दिया, राइट, या संसद से कोई कानून पास हुआ, संसद से कोई कानून पास हुआ, तो उस कानून को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू, जैसे मान लो आपने क्रिकेट मैच के अंदर देखे होंगे एम्पायर, तो एम्पायर ने जो फील्ड में एम्पायर है उन्होंने फैसला दिया, उस फैसले को चैलेंज करते हैं थर्ड एम्पायर की तरफ, है ना। तो थर्ड एम्पायर जो है फिर वहां से फैसला देते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू मींस सरकार के कोई भी फैसले को वो रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से चेक कर सकते हैं, और उनको पलट भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। मैंने कोई भी कानून संसद से पास करेगा तो क्या संविधान के अकॉर्डिंग वो ठीक है कि नहीं है, उसे वो रिव्यू कर सकते हैं, और कई बार तो कैंसिल भी कर देते हैं। इट कैन रिजेक्ट एनी सच लॉ। मन किसी कानून को ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं, विच इज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, माने जो असंवैधानिक हो, अर्थात संविधान के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है,
उस कानून को वो रद्द भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट ऑल्सो एक्सरसाइजेस दिस पावर, ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, याद रखिएगा। तो मैंने कोई भी संसद या विधान सभा के द्वारा बनाए गए कानून को अगर वो ठीक नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के साथ वो मेल नहीं खाता, असंवैधानिक काम हो रहा है, ठीक काम नहीं हो रहा है, तो उस कानून को तुरंत रद्द भी कर सकते हैं इस पावर के तहत। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। हर एक राज्य के लिए एक अलग हाई कोर्ट होता है, पर कई बार दो तीन राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर शुड बी ए हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, हाउएवर जबकि टू और मोर स्टेट्स कैन बाय म्यूचुअल कंसेंट हैव अ जॉइंट हाई कोर्ट। मगर दो तीन अगर राज्य बोल दें मिलकर कि देखो एक ही रखते हैं हाई कोर्ट, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट रखेंगे तो बड़े खर्चे होते हैं, तो एक ही हाई कोर्ट रखते हैं, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। लास्ट पॉइंट, आर्बिट्रेटर माने जो बीच का जो मामला है उसे सॉल्व करवाता है, जो बीच का जो कोई पेच फंसा होता है कई बार ना, जैसे मान लो दो लोगों के बीच में कोई अनबनी है या कोई कंफ्यूजन है, तो उनको सुलझाता है। अब ये लोग नहीं है, यूनियन मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट है, किसी बात का झगड़ा है, कोई तनातनी है, तो इसको कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसे सॉल्व करेगा। ठीक है जी। तो लिखा भी यहाँ पे बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, अगर देश भारत सरकार और राज्यों के बीच में कुछ भी अगर कंफ्यूजन है या डिस्प्यूट है, झगड़े हैं, तो उसे सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर ऑन अदर साइड्स, माने इंडिया की सरकार है, केंद्र की सरकार है, प्लस कोई राज्य मान लो से हिमाचल है, एंड इनके अगेंस्ट है सपोज यूपी की सरकार, तो इन दोनों के निर्णय को भी ये सुनाएगा। बिटवीन टू एंड मोर स्टेट्स, दो जैसे हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली के बीच में कोई झगड़ा है किसी बात का लेके, या पंजाब का झगड़ा है सपोज हरियाणा के साथ लेके, पंजाब का झगड़ा है हरियाणा के साथ, कई बार पानी का झगड़ा होता है, जैसे वहां पे यमुना के पानी को लेके झगड़ा है, तो वही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो इस तरह से स्टेट माने राज्यों के बीच में झगड़े हों या केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा हो, उसे सॉल्व करवाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो क्लास 3 एग्जाम के लिए हमने बहुत डेप्थ में नहीं जाना इसके अंदर, और ये मेरी आज की डिस्कशन थी। कुछ अगर एक दो बातें रही हैं तो मैं कल आपको वो निपटा दूंगा, तो वो बातें हम डिस्कस कर लेंगे। एंड काफ़ी बातें मैंने यहाँ कह दी हैं, समझा दी हैं आपको, एंड आप उन्हें चेक कर लेना। एंड कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव कि आप कल इसी टाइम पर आएंगे और क्लास को हम मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।